चलिए एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के विज्ञान अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के संबंध में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से विद्युत धारा के बारे में सभी बच्चे भली भांति जानते हैं, है ना। विद्युत जो होता है वर्तमान समय में हमारा जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, क्योंकि विद्युत के बगैर जो है हमको एक पल के लिए भी चैन नहीं आती है ना। जब भी देखो विद्युत, है ना। गर्मी लग रही है, पंखा चलाना है, विद्युत चाहिए, है ना। मनोरंजन करना है, टीवी चलाना है, विद्युत चाहिए, है ना। खाना बनाना है, विद्युत चाहिए। प्रेस करना है, विद्युत चाहिए। इसके अलावा कपड़ा धोना है, विद्युत चाहिए, है ना। तो सारे क्रियाकलापों पर हम विद्युत का उपयोग जो है बहुतायत में करते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, है ना। विद्युत धारा का रासायनिक पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। उसके रासायनिक प्रभाव के संबंध में हम लोग देखेंगे। तो अक्सर जो है हम लोगों को घर में हमारे पालक जो हैं, हमारे अभिभावक जो हैं, हमारे माता पिता जो है अक्सर चेतावनी देते रहते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत परिपथ को नहीं छूना है। विद्युत परिपथ का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे अपने घरों में जो वायर लगा रहता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं, और उसमें विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रकार से हमारे अभिभावक जो है हमको गीले हाथों से किसी विद्युत परिपथ को छूने से मना क्यों करते हैं, है ना। क्यों करते हैं इसके बारे में हम कभी नहीं सोचे हैं, है ना। और हल्का फुल्का जानते भी हैं, कभी कभी किसी को विद्युत का करंट लगा है तो उसको देखे भी हैं, सुने भी हैं। यहाँ तक कि विद्युत का करंट जो है जानलेवा भी हो सकता है ना। तो हम यह भली भांति जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं। तो ऐसे ठोस पदार्थों को विद्युत का सुचालक कहते हैं या विद्युत का अच्छे चालक कहते हैं। जैसे तांबा है, एल्युमिनियम है ना, लोहा है, चांदी है। लेकिन इसके उल्टे कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को अपने में से होकर आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ऐसे ठोस पदार्थों को विद्युत का कुचालक या हीन चालक कहते हैं, है ना। तो हमने अपने घरों में देखा है कि ठोस पदार्थों में विद्युत का चालन की जांच टेस्टर द्वारा की जाती है ना। लगभग जो है जो बिजली का काम करते हैं उनके पास एक यंत्र होता है जिसके द्वारा जो है हम लोग विद्युत की उपस्थिति का पता लगाते हैं। एक टेस्टर जिसको बोलते हैं, एक पेचकस की भांति होती है, और उसके माध्यम से हम विद्युत की उपस्थिति की पता लगाते हैं, जांच करते हैं कि विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे क्या द्रव में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। तो क्रियाकलाप में एक छोटा सा बीकर लेंगे और नींबू चाहे सिरका का रस लेंगे, एक बैटरी लेंगे, एक बल्ब लेंगे और एक ठो तार और दो ठो टेस्टर। ठीक है। अब हम जैसे उपकरण में दिया हुआ है, यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है, इस प्रकार से उपकरण बनाएंगे। एक छोटा सा कांच का या प्लास्टिक का या रबर का जो है बीकर ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस अथवा सिरका जो है डाल देंगे, और फिर दोनों टेस्टर को तार की सहायता से बल्ब और बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है। बैटरी के दूसरे सिरे को तार की सहायता से बल्ब से जोड़ देंगे। ठीक है। एक तरफ से टेस्टर से जो है बल्ब जुड़ा रहेगा और दूसरा सिरा उसका बैटरी से जुड़ा रहेगा। ठीक है। अब दोनों टेस्टरों के सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोएंगे, जैसे चित्र में दिया हुआ है। ये नींबू का रस है ना, या सिरका को भी डाल सकते हैं इसमें। सिरका मतलब किसी फल का रस, जूस, है ना, उसको भी सिरका हम लोग कह सकते हैं, और या तो फिर नींबू का रस।
ठीक है। तो इसमें जो है दोनों टेस्टर को, जैसे ये एक टेस्टर है ना, यहाँ से तार बांध करके हम एक बल्ब में लगा दिए, दूसरा टेस्टर से तार बांध करके बैटरी में लगा दिए, और बैटरी का जो दूसरा सिरा होता है उसको बल्ब के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, है ना। अब ध्यान ये रखना है कि दोनों टेस्टर, है ना, दोनों टेस्टर जो है का जो सिरा है ना, ये जो सिरा है परस्पर आपस में 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, है ना, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना है, और ना ही वे एक दूसरे को स्पर्श करें, और ऐसे भी नहीं रखना है कि दोनों एक दूसरे को छुएं, है ना। अब इस स्थिति में हमको इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है, और ये देखना है कि क्या बल्ब जलती है या नहीं जलती है ना। क्या नींबू के रस या सिरका जो होता है वह विद्युत का चालन करता है कि नहीं करता है ना। नींबू का रस या सिरका विद्युत का सुचालक है या हीन चालक है ना, ये हमको वहाँ पर पता लगाना है, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि हम जो है उसको क्रियाकलाप के पहले जांच कर लेंगे टेस्टर तथा बैटरी भली भांति कार्य कर रहा है कि नहीं, है ना। अब बाद में पता चल रहा है कि टेस्टर कार्य नहीं कर रहा है या बैटरी कार्य नहीं कर रहा है, और हमारा रिजल्ट जो है गलत आ रहा है, या है ना। तो इस प्रकार से जो है पहले उसको टेस्टर को जांच कर लेना है, बैटरी को भी जांच कर लेना है कि वास्तव में ये दोनों जो है कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इस प्रकार से देखेंगे कि इसमें जो है बल्ब जलती है कि नहीं जलती है। अगर जलती है तो अच्छी बात, नहीं जलती है तो भी अच्छी बात, है ना। अब इसी प्रकार से एक अन्य जो है क्रियाकलाप द्रवों जैसे शुद्ध जल, दूध आदि के साथ भी दोहराना है ना। शुद्ध जल है और दूध है, उसके साथ भी इसको दोहराना है, तथा परीक्षण करके विद्युत सुचालक या हीन चालक है उसका पता लगाना है, ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि वास्तव में यह हीन चालक है कि अच्छा चालक है, ठीक है। नींबू का रस जो है या सिरका जो है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती है। उसके अलावा हम लोग शुद्ध पानी को ले लेंगे, उसके अलावा दूध को ले लेंगे, है ना, और उसमें भी हम लोग इस प्रकार से उपकरण बना करके देखेंगे, परिपथ को उसमें डाल करके देखेंगे, है ना। हम देखेंगे कि जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच नींबू का रस या सिरका अथवा कोई अन्य द्रव जो है विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, ठीक है। ये नींबू का जो रस है और जो सिरका है वह अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, तब विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, क्योंकि बल्ब जो है प्रकाशित हो जाता है, जलने लगता है, और इस प्रकार से उसका जो विद्युत परिपथ है वह पूर्ण हो जाता है, जिससे परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। किंतु जब कोई द्रव, ऐसा द्रव जैसे शुद्ध जल, है ना, शुद्ध जल किसको कहेंगे, जो पानी या जो जल जो होता है, वर्षा का पानी मान लीजिए, है ना, वर्षा का पानी जिसको हम लोग पानी जो है बरसात होते रहता है उसी समय किसी बर्तन में, किसी पात्र में इकट्ठा करते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई लवण या कोई अशुद्धि नहीं होता है, तो इस प्रकार के जल को शुद्ध जल कहते हैं, है ना। अब इसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित करना है हमको, और ये पता लगाना है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती है। क्योंकि इस प्रकार के क्रियाकलाप हमने अपने विद्यालय में करके देख लिया है कि शुद्ध जल जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई लवण या अशुद्धि नहीं होती है ना, और बल्ब जो है नहीं जलता है ना। तो इस प्रकार बल्ब का नहीं जलना मतलब विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होता है। कभी कभी द्रव के सुचालक होने पर भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी हो सकता है सुचालक रहेगा फिर भी उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, है ना। बल्ब ना जले, नहीं जलेगा, तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसको हमको जो है वहाँ पर पता लगाना है ना। या तो जो हमने जो टेस्टर रखा है उसकी दूरी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, ज़्यादा दूरी हो जाने के कारण भी उसमें बल्ब जो है प्रकाशित नहीं होगा, है ना। तो हम उसको ध्यान रखना है हमको कि उसकी जो दूरी है दोनों टेस्टर की वह 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होनी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु
उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है ना। हमने देखा कि जब जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब के अंदर जो तंतु लगा रहता है वह तंतु क्या हो जाता है, उच्च ताप तक गर्म हो जाती है और दीप्त होने लगता है, जिसमें से वहाँ से प्रकाश निकलने लगता है। यदि बल्ब में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कम हो तो तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता है ना। अगर विद्युत धारा कम होता है तो यह पर्याप्त मात्रा में गर्म नहीं हो पाती है, जिसको हम लोग हाफ लाइट कहते हैं, है ना। इस अवस्था में उसकी वह दीप्त नहीं हो पाती है, मतलब चमक नहीं पाती है, उसमें से प्रकाश जो है नहीं निकल पाती है या कम मात्रा में निकलती है। तो इस प्रकार से ऐसा टेस्टर बनाएं जो दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाह को भी सूचित करे, है ना। इस प्रकार से आप भी टेस्टर बना सकते हैं और ऐसा टेस्टर बनाएं जो कि दुर्बल विद्युत धारा में भी प्रवाहित होने लगे। ठीक है, अब हम एक और क्रियाकलाप देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये चुंबकीय सुई है ना, ये बैटरी है ना, और यहाँ पर से जो है हम लोग ये करते हैं, है ना। यहाँ पर 2 ठो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, माचिस की खाली डिबिया से ट्रे निकाल लें। उसके अंदर में जो ट्रे रहता है जिसमें माचिस की जो सीक जो है उसमें पड़ा रहता है, उसको ट्रे कहते हैं। तथा उसमें एक छोटी चुंबकीय सुई रखें, जैसे चित्र में दिया हुआ है, एक छोटी सी चुंबकीय सुई को उसमें रख देना है। ठीक है, अब एक चालक तार के कुछ फेरे माचिस की ट्रे पर लपेटिए। जैसे इसमें दिया हुआ चित्र में देखो, यहाँ पर एक चालक तार है ना, उसको खोल देना है और उसको उसमें लपेट देना है। तार के एक सिरे को बैटरी से जोड़ देना है ना, और एक सिरे को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दें तथा तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दें। यहाँ पर स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, देखो, है ना। एक सिरे को इसमें जोड़ दिया गया है और दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर उसे बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। दूसरे टर्मिनल से उसको जोड़ दिया गया है और फिर तार के दोनों सिरों को कुछ क्षण के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराएं, इसको एक दूसरे से स्पर्श कराएंगे कुछ क्षण के लिए। ठीक है, क्या चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, ये हमको देखना है कि जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लगती है तो चुंबकीय सुई में किसी प्रकार का कोई विक्षेप होता है कि नहीं होता है ना। परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। चुंबकीय सुई जो है क्या करने लग जाता है, घूमने लगता है ना। जब इसमें चूँकि हमने इसमें तार को ऐसे लपेटा है तो इसके चारों तरफ जो है विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है, उस स्टेज में चुंबकीय सुई जो है घूमने लगता है। अब दोनों सिरों को नींबू के रस में डुबो दें। इसको दोनों सिरों को नींबू के रस में डुबो देना है, जैसे पहले चित्र में प्रयोग में हमने किया, है ना। अब देखते हैं क्या चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है कि नहीं होता है ना। और नींबू का रस सुचालक होने के कारण विद्युत का चालन करता है ना। नींबू का पहले में हमने देख लिया है कि नींबू का जो रस होता है वह विद्युत का सुचालक होता है ना, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये जो चुंबकीय सुई जो है उसमें विक्षेप होता है। अब नींबू के रस के स्थान पर अन्य द्रव जैसे आसुत जल, वनस्पति तेल आदि लेकर क्रियाकलाप को दोहराए, है ना। अगर आसुत जल लेते हैं तो जैसे अभी हमने शुद्ध जल के बारे में पढ़ा जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, है ना, तो उसमें भी आसुत जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है ना। और इस प्रकार से लेकर के उसमें चुंबकीय सुई में जो विक्षेप होता है अथवा नहीं होता है उसको लिखें। यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, देखिए। इस सारणी में सबको क्या करना है, अपने को नोट करना है ना। नींबू का रस सुई में विक्षेप होता है तो होता है लिखेंगे, और सुचालक है कि हीन चालक है तो सुचालक है यहाँ पर लिखेंगे। आसुत जल में यहाँ नहीं होता है तो ये कुचालक हो जाएगा। नल का जल होता है तो यहाँ पर सुचालक हो जाएगा। वनस्पति तेल होता है तो सुचालक हो जाएगा। नमक का घोल होता है तो सुचालक हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जिसमें विक्षेप होगा वहाँ सुचालक होगा और जिसमें विक्षेप नहीं होगा वहाँ कुचालक होगा। अब देखते हैं, विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थों में विद्युत का चालन होता है, इसलिए पदार्थों को चालकों और विद्युत रोधी में वर्गीकृत न करके
चालकों और हीन चालकों में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी गई है ना। कभी कभी जो है किसी पदार्थ में भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे लकड़ी को ही ले लें, लकड़ी की जो सूखी होती है, सूखी लकड़ी जिसके माध्यम से हम लोग, जैसे बांस है ना, जिसके माध्यम से हम लोग कभी कभी हुकिंग करते हैं, तो सूखा होने के कारण हम तक करंट नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर उसी लकड़ी को हम गीला कर दें, उसके बाद में जो है उसको हुकिंग करें या वहाँ से टच कराएं, तो उसमें करंट लगता है। तो इस प्रकार से हम उसको कुचालक ना कह करके हीन चालक के रूप में वर्गीकृत करें। तो हीन चालक जैसे रबर है, लकड़ी है ना, इनको जो है हम लोग हीन चालक कह सकते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आसुत जल विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, मतलब वह कुचालक होता है। जबकि नल का जल, नमक का घोल, हैंडपंप का जल, कुएं अथवा तालाब का जो पानी होता है वह कुछ लवण होने के कारण विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है ना। ये शुद्ध जल नहीं होते हैं। जैसे खनिज लवण जो है उसमें थोड़ी मात्रा में इसमें घुली रहती है, इसलिए ये जल विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, जैसे तालाब का पानी है, नदी का पानी है, कुआं का पानी है ना, हैंडपंप का पानी है, किसी डबरे का पानी है, नमक का घोल युक्त पानी है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसीलिए इसको विद्युत का सुचालक कहते हैं। ठीक है, आसुत जल में चूँकि लवण नहीं होता है ना, जैसे कि मैं बताया कि आसुत जल कैसे बनाते हैं। पानी को गर्म किया जाता है, उसके वाष्प को एकत्रित करके किसी ठंडे पानी के संपर्क में ले जाया जाता है, तो वह संघनित हो जाता है, पुनः पानी बन जाता है, पुनः द्रव बन जाता है और इस प्रकार उसको कलेक्ट कर लिया जाता है ना। तो इस पानी में जो है किसी प्रकार का कोई लवण नहीं घुला होता है, जिसके कारण वहाँ विद्युत का कुचालक होता है ना। और इसलिए आसुत जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इसको विद्युत का हीन चालक कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपको गीले हाथों से विद्युत परिपथ को छूने से मना क्यों किया जाता है ना। विद्युत परिपथ को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि पानी में विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं, वह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा क्रियाकलाप। प्लास्टिक या रबर के 3 बीकर या बोतलों के बड़े ढक्कन लीजिए, है ना। या तो 3 ठो बीकर लेना है या तो 3 ठो बड़ा ढक्कन लेना है। तीनों बर्तनों में आसुत जल भर लेते हैं। फिर एक बर्तन के आसुत जल में नींबू का रस डाल देते हैं या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं, है ना। दूसरा में आसुत जल में कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार को जो है कुछ बूंदें डाल देते हैं, है ना। और तीसरे बर्तन में आसुत जल में थोड़ी चीनी डालकर घोल बना लेते हैं। ठीक है, एक ठो में क्या डालना है, या तो नींबू का रस डालना है आसुत जल में, है ना। 3 ठो बीकर लेना है, तीनों बीकर में आसुत जल लेना है और पहला वाला बीकर के आसुत जल में नींबू का रस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देना है ना। दूसरे वाले बीकर में के आसुत जल में कास्टिक पोटास या हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार के 1-2 बूंद डाल देना है और तीसरे वाले बीकर के आसुत जल में शक्कर का घोल जो है डाल देना है। अब तीनों के लिए अलग अलग विद्युत परिपथ का निर्माण कर लेना है और इस प्रकार से उन विलयनों में विद्युत चालन होता है कि नहीं होता है उसका परीक्षण करना है। तो हम देखेंगे कि विद्युत चालन करने वाले जो अधिकांश द्रव होते हैं, अधिकांश अम्ल होते हैं, अधिकांश क्षार होते हैं, अधिकांश लवण के विलयन होते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इसको जो है हम अगले पीरियड में देखेंगे या अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।